हम लोग चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। वर्चुअल मशीन होता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्चुअल मशीन। जैसे वर्चुअल का एक्चुअल मतलब होता है आभासी, ठीक है, तो जो कि एक्चुअल नहीं होता वो क्रिएट किया जाता है। तो अगर हम वर्चुअल मशीन की बात करें तो यह एक कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल मशीन क्या है? एक आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक, जिसमें एक मशीन अनेक मशीनों जैसा कार्य करता है। ठीक, एक ही मशीन अनेक मशीन, जैसे कई बार क्या होता है कि विंडोज है और आपको उसमें लाइनेक्स का सर्वर चलाना है, तो अब या तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करिए और या तो आप जो है वर्चुअल मशीन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन की बात करें तो वर्चुअल मशीन तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें प्रत्येक उपयोगकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा सकते हैं। ठीक है, यानी वर्चुअल मशीन में यूजर जिस प्रकार जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो उसको रन करा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो वर्चुअल मशीन का सबसे अधिक प्रयोग वेब सर्वर, कहां की बात हो रही है? वर्चुअल मशीन का सबसे अधिक प्रयोग वेब सर्वर पर किया जाता है। इसे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी कहते हैं। आगे अभी एक आपको डायग्राम दिखाया जाएगा जिसमें OS1, OS2, OS3, मतलब OS1 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, OS2 क्या? दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, OS3 क्या? तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है कि वर्चुअल मशीन में प्रत्येक उपयोगकर्ता यानी हर यूजर की बात करें अपनी इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंग टू यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक ही सिस्टम में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टोर कर रखा है और जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहें उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायग्राम देखते हैं, ये रियल मशीन है। ठीक, अब रियल मशीन में एक सीपीयू होगा और दूसरा आपका वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करते हैं सीपीयू, OS1। ठीक, सीपीयू हमारा एक ही है लेकिन OS1, OS2, OS3 हम एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सीपीयू पे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन के द्वारा। अब यहां पे रीडर, वर्चुअल डिस्क, ठीक है, एंड प्रिंटर। तो रीडर की मदद से हम चीजों को रीड करेंगे, ठीक, और वर्चुअल डिस्क पे ये सारे काम होंगे और प्रिंटर की मदद से तो प्रिंट करेंगे। सेम उसी प्रकार रीडर, वर्चुअल डिस्क एंड प्रिंटर। तो हमने देखा कि हम एक ही सीपीयू में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके द्वारा? वर्चुअल मशीन के द्वारा। और यह आजकल काफी कॉमन हो चुका है और खासकर जब स्टूडेंट लोग एक ही सिस्टम पर एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, उनके कोर्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वर्चुअल मशीन वहां पे काफी काम आता है। अब बात करते हैं कि वर्चुअल मशीन के एडवांटेज क्या हैं। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता यानी यूजर एक साथ डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हुआ कि विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ता, डिफरेंट प्रकार के यूजर, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, दूसरा कॉम्पैक्टिबिलिटी होने के कारण अन्य मशीनें, ठीक है, अवलंबित या डिपेंडेंट प्रोग्राम को निष्पादित या एग्जीक्यूट करने की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, प्रत्येक वर्चुअल मशीन, जो भी वर्चुअल मशीन होता है, एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग होने के कारण, ठीक है, अलग होने के कारण सिस्टम के संसाधन यानी रिसोर्स को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वर्चुअल मशीन के रिसोर्सेज। अगर वर्चुअल मशीन रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज को आवश्यकता अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज किया सकता है। ये सबसे अच्छा है कि जितनी जरूरत पड़े हम उन्हें बढ़ा सकते हैं और जरूरत पड़े पे हम घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्चुअल मशीन में शेड्यूलिंग भी होती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग। जब एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस प्रकार की शेड्यूलिंग होती है। तो अगर वर्चुअल मशीन की शेड्यूलिंग की हम लोग बात करें तो वर्चुअल मशीन भौतिक कंप्यूटर संसाधन यानी फिजिकल कंप्यूटर रिसोर्स को साझा, देखिए फिजिकल तो एक ही है
हमें वर्चुअल क्रिएट करना पड़ता है, तो साझा कर बनाए क्रिएट किए जाते हैं। इसमें सीपीयू की शेड्यूलिंग इस प्रकार होती है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता, ये जितने भी यूजर हैं, को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने प्रोसेसर का उपयोग कर रहा है। प्रोसेसर एक है, लेकिन शेड्यूलिंग इस तरह से किया जाता है कि हर यूजर को लगेगा कि उसका अपना प्रोसेसर है और उस पर वो काम कर रहा है। आगे बात करते हैं वर्चुअल मशीन की मॉनिटर, कि वर्चुअल मशीन में मॉनिटर क्या होता है। तो अगर वर्चुअल मशीन के मॉनिटर की बात करें तो वास्तविक यानी रियल मशीन की कॉपी के रूप में, उसकी एक कॉपी होती है, कॉपी के रूप में वर्चुअल मशीन बनता है, क्रिएट होता है, जिसके हार्डवेयर उपयोगकर्ता कर्नल मोड में इनपुट आउटपुट इत्यादि वास्तविक मशीन यानी रियल मशीन के समान ही होता है। यानी काम एकदम रियल मशीन की तरह ही होगा, आपको एकदम ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि हम एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्चुअल मशीन की सुरक्षा, सिक्योरिटी की बात करें, तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वर्चुअल मशीन का जो अप्रोच है में प्रत्येक मशीन, हर मशीन अन्य दूसरे वर्चुअल मशीन से बिल्कुल अलग बनाई जाती है। यानी जो जितने मशीन बनेंगे सब एकदम अलग अलग बनेंगे। इस दृष्टिकोण यानी इस अप्रोच की हानि, लॉस यह है कि इसमें सिस्टम संसाधनों यानी सिस्टम रिसोर्स की निर्देशिका डायरेक्टरी साझा नहीं होती, यानी जो पर्टिकुलर सिस्टम की डायरेक्टरी है वो साझा नहीं हो पाती। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रचालन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ऑफिस असिस्टेंट देखा होगा, ऑफिस असिस्टेंट क्या है? एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। ऑफिस असिस्टेंट क्या है? एक एनिमेटेड कैरेक्टर, ठीक, जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। ठीक है, कभी आपको जरूरत पड़ेगी किसी चीज की तो वो ऑफिस असिस्टेंट हेल्प करेगा। यह सुविधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेतु उपलब्ध है। इंग्लिश विंडोज वर्जन में जो डिफॉल्ट असिस्टेंट होता है उसे क्लिप पिट या क्लिप पाई कहते हैं। जो असिस्टेंट है उसका नाम ये है, क्लिप पिट या क्लिप पाई कहते हैं। आगे बात करते हैं बहु उपयोगकर्ता, मल्टीपल यूजर की बात करते हैं कि मल्टीपल यूजर लाइसेंस के द्वारा व्यक्तियों का समूह किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है, इसके द्वारा वह सॉफ्टवेयर कई कंप्यूटरों पर कार्य कर सकता है। जबकि सिंगल यूजर लाइसेंस की स्थिति में, अगर सिंगल यूजर है तो एक बार में कोई एक ही यूजर कर सकता है। सिंगल यूजर की स्थिति में सॉफ्टवेयर किसी इंटर कंप्यूटर पर ही कार्य करेगा। इंटर कंप्यूटर मतलब जिसपे आपने बताया है केवल उसी पे कार्य करता है। ठीक, आगे देखते हैं टाइम शेयरिंग। अगर हम टाइम शेयरिंग की बात करें तो टाइम शेयरिंग क्या है? टाइम शेयरिंग एक फीचर है। टाइम शेयरिंग क्या है? टाइम शेयरिंग फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती पढ़ने के कारण दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता को सुविधा प्रदान करता है। इसमें एक से दो या दो से अधिक यूजर काम कर सकते हैं। इसके द्वारा एक ही समय में, मतलब शेयरिंग की बात हो रही है तो एक ही समय में मल्टीटास्किंग मतलब कई कार्य, मल्टीटास्किंग के माध्यम से कई उपयोगकर्ता यूजर के मध्य कंप्यूटिंग संसाधन यानी कंप्यूटिंग रिसोर्स का विभाजन किया जाता है। ठीक है, बड़ा आसान है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकलिटी बात नहीं है। आगे समझते हैं नेफ्ट एंड आरटीजीएस। सभी लोगों ने बैंक में इस्तेमाल किया होगा मनी ट्रांजैक्शन के लिए। आजकल फोन पे, गूगल पे ये सब भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज भी मैं आपको पर्सनल रूप से बताता हूं कि आज भी सबसे सुरक्षित नेफ्ट और आरटीजीएस को ही माना जाता है। आप जो फोन पे, गूगल पे वो भी सुरक्षित है, लेकिन सबसे सुरक्षित आपका नेफ्ट है। ठीक, तो नेफ्ट एंड आरटीजीएस का प्रयोग बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अर्थात एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसमिट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ट्रांसफर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कंप्यूटर में इंटरनेट बैंकिंग। नेफ्ट आप खुद भी कर सकते हैं, आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड मिला होगा, या आप बैंक में जाके भी कर सकते हैं। और एनएफटी का अगर हम पूरा नाम बोलें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। क्या है एनएफटी का फुल फॉर्म? क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब बात करते हैं आरटीजीएस की। तो आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये भी आपका पेमेंट के ये दोनों मेथड है और दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण मेथड हैं, दोनों ही बहुत सुरक्षित मेथड हैं और इनको अगर आप ट्रांजैक्शन में इनका आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं .inf, ये एक्सटेंशन होता है। .inf की बात करें तो ये एक्सटेंशन क्या करता है? एक्सटेंशन फाइल स्थापना विन्यास फाइल को संदर्भित करता है, ठीक है, बताता है, फाइल के बारे में बताता है। यह फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में प्रयुक्त होता है। .inf की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में होता है। यह एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है। ये क्या है? एक प्लेन टेक्स्ट फाइल। जैसे कि नोटपैड में जो भी फाइल होती हैं उन्हें हम प्लेन टेक्स्ट फाइल कहते हैं, उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होती, जो मुख्यतः हार्डवेयर उपकरणों यानी हार्डवेयर डिवाइस के ड्राइवर को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है? जो हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल। ये सब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के मॉडल हैं और काफी पॉपुलर हैं। तो वाटरफॉल मॉडल डिजाइन प्रोसेस है। किसका डिजाइन प्रोसेस है? सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो कोई ना कोई मॉडल हम एक्सेप्ट करते हैं, किस मॉडल के आधार बनाएंगे। तो इसमें लगातार नीचे की ओर, वाटरफॉल मतलब झरना, झरने की तरह रैखिक क्रम लीनियर सीक्वेंस में अगर बात करें आरंभ, विश्लेषण, डिजाइन, निर्माण, ठीक है, उत्पादन कार्य, रख रखाव के चरण आते हैं। मतलब किस तरह से हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, पहले क्या करेंगे। अगर पहले बात करें सीक्वेंस की बात करें, आरंभ में विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब कि किस तरह से काम होगा उसको हम विश्लेषित करेंगे। फिर विश्लेषण के बाद क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद फिर क्या करेंगे? तब हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। परीक्षण मतलब कि आपका जो प्रोग्राम था वो सही बना या नहीं बना। उसके बाद क्या करेंगे? उत्पादन और कार्यान्वयन, मतलब अब जो भी प्रोडक्शन हो गया या उसका एग्जीक्यूशन। और लास्ट में रख रखाव, मतलब कोई प्रोडक्ट बन गया तो उसका रख रखाव भी करेंगे। तो ये सब चरण आते हैं। आगे बात करते हैं लिफो स्ट्रक्चर। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो स्ट्रक्चर का कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस में प्रयोग किया जाता है, जिसमें बाद में आओ और पहले जाओ। जैसे कि अगर और अच्छे समझाना चाहूं, जैसे कि अगर आप बफर सिस्टम में आपने थाली देखी होगी तो सोचिए जो बैरे ने थाली या प्लेट सबसे पहले रखा होगा, ठीक है, लेकिन उठती वो लास्ट में है, क्योंकि जो थाली पहले रखी फिर रखते गए, जो ऊपर वाली सबसे बाद में रखी गई होगी तो उठाने क्रम वो पहले होता है। तो लास्ट इन यानी वो प्लेट जो लास्ट में इन हुई, ठीक है, और आउट पहले हुई, तो इसको बोलते हैं, ये मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जिसमें बाद में आओ और पहले जाओ, लास्ट इन फर्स्ट आउट की संरचना, ठीक है। स्टैक, ये बुक्स है, जो बुक्स हम एक के ऊपर एक रखते रहते हैं, अगर बुक हटाना होगा तो जो बुक सबसे लास्ट में रखेगी वो पहले हटेगी, ठीक, स्टैक होती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, इनको आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो स्टैक हो गया। इसी प्रकार क्यू का भी होता है, क्यू में जस्ट अपोजिट होता है, इसमें लास्ट इन लास्ट आउट था, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप दूध लेने जाते हो तो दूध लेने जो पहले आदमी लाइन में लगेगा उसको पहले दूध मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। जैसे रेलवे में टिकट रिजर्वेशन करने गए तो वहां क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आदमी पहले आया टिकट लेने उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आया उसको बाद में मिलेगा। बिल्कुल सही। अब आगे समझते हैं कंप्यूटर विज्ञान में गीगो क्या है। गीगो एक सरल सिद्धांत है, यह भी एक सिद्धांत है जिसका पूर्ण रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब गार्बेज, अगर कंप्यूटर में गार्बेज डालोगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगा। जैसे कि आप 2+2 लिखोगे तभी तो 4 मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं डाला और फिर प्लस करोगे तो आउटपुट कंप्यूटर क्या देगा। तो वे भी एक सिद्धांत है गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट की गुणवत्ता उसमें डाले गए इनपुट्स की गुणवत्ता पर ही सीधे निर्भर करती है। मतलब कंप्यूटर वही देगा जो आप दोगे, ठीक है। तो जैसे किसी कंप्यूटर को अपर्याप्त गणितीय यानी मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे आपको 2+2 देना है, आपने 2+ कुछ नहीं दिया, ठीक है, या
नील कर दिया तो कंप्यूटर किसको जोड़ेगा? ठीक है, तो अगर आपने मैथमेटिकल इनपुट ठीक से नहीं डाला है तो आपका आउटपुट भी सही प्राप्त नहीं होगा। तो उत्तर के रूप में प्राप्त आउटपुट के सही होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज डालोगे तो गार्बेज मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर को अवैध कॉपी करने को सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ये बहुत बड़ा कॉमन टर्म है, कहते हैं सॉफ्टवेयर की पायरेसी कर लिया। तो सॉफ्टवेयर की पायरेसी एक्चुअल में है क्या? सॉफ्टवेयर की पायरेसी मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर किसी ने खरीदा, ठीक है, और आपने उसका कॉपी कर लिया, और कॉपी अथराइज तरीके से नहीं। अगर उसने आपको मल्टीपल कॉपी दे रखा हो, चलो भाई आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हो तो अलग बात है। उसने नहीं देखा, उसने आपको सिंगल यूजर के लिए दिया है, उसमें भी कई आता है, और आपने उसे मल्टी यूजर के लिए क्रिएट कर लिया, तो वो अवैध है, ये साइबर लॉ के तहत गलत है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के तहत किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को नकल या ब्लैंक सीडी या अन्य स्टोरेज डिवाइस में राइट कर बेची जाती है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।